पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूक्ष्म योजना की 7500 प्रदर्शन परियोजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ जेपी दलाल और ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। हरियाणा में 100 फीट से ज्यादा गहरे भूमिगत जल वाले गांव में सूक्ष्म सिंचाई के लिए 7500 प्रदर्शन परियोजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें, प्रदर्शनी कार्यक्रम के जरिए किसानों को सूक्ष्म सिंचाई से जुड़ी जानकारी दी गई। इसी के साथ किसानों को समझाया गया कि सिंचाई की परंपरागत विधि के कारण भूमिगत जल स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है, जागरूकता फैलाई जाएगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो 200 के लगभग ट्रीटमेंट प्लांट ये अभी इस समय हरियाणा में चल रहे हैं और उस ट्रीटमेंट प्लांट का मोर देन 50% पानी ये हम रीयूज कर रहे हैं। हिदायत तो ये है कि ट्रीटमेंट पानी, ट्रीटेड वाटर का भी एक बूंद ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए। उसका उपयोग सिंचाई में करें, उसका उपयोग इंडस्ट्री में करें, उसका उपयोग बगीचे में करें, यानी म्यूनिसिपैलिटीज को दें। ऐसे उपयोग के कारण से ही हम जो है पोर्टेबल वाटर अपना नहर का पानी बचा सकते हैं। इसलिए मित्रों, ये बहुत चैलेंज है। इस चैलेंज को हर बूंद पानी की बचाई जाए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने किसानों के साथ संवाद किया। सीएम ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई की योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। सिंचाई परियोजना कार्यक्रम में शामिल हुए किसानों ने कहा, इस परियोजना से किसानों को फायदा होगा। कम पानी में किसान अच्छी फसल की पैदावार कर सकेंगे। एक तो हमारे जो पानी की मात्रा है वो लगातार घटती जा रही है और ये सिंचाई अब जो स्टार्ट कर रहे हैं इससे हमें ये फायदा मिलेगा कि हम उसमें अपने हिसाब से जो जितना फसल का जरूरत होती है ना उसके हिसाब से पानी जाता है उसके अंदर, और उससे हमने बहुत ज़्यादा ये है कि हमारा जो पानी का स्तर है वो लगातार गिरता ही जा रहा है, उसको बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो फसल है उसको उसके हिसाब से पानी मिलेगा और उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। सर, ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और बहुत अच्छा सिस्टम। इससे एक तो फसल के अंदर कोई भी कीटनाशक वो नहीं होता, इसमें दवाई कम लगती है और पानी की बचत होती है। 60 से 70% इसमें पानी बचता है और ज़मीन भी ख़राब नहीं होती इससे, क्योंकि कम पानी लगता है तो धरती उपजाऊ ज़्यादा रहती है। देखो सर, 50% तो लोग कर रहे हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे हरियाणा में 100% लागू होना चाहिए और धान की बिजाई भी ड्रिप से ही होनी चाहिए, गन्ने की भी ड्रिप से ही होनी चाहिए। किसानों की माने तो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए खेती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फसल को जितना पानी चाहिए उतना पानी सूक्ष्म सिंचाई के तहत मिल सकेगा। किसानों के पानी की बचत होगी। किसानों ने परियोजना की तारीफ की। साथ ही किसानों ने कहा कि इस परियोजना में कीटनाशक कम लगता है, पानी की बचत होती है, इसलिए हरियाणा के कई किसान परियोजना के तहत खेती भी कर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए किसानों की ओर से दावा किया गया कि आने वाले दिनों में इस परियोजना में और भी किसान शामिल होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के साथ संवाद भी किया और उन्हें सूक्ष्म योजना के लाभ बताए। जल भराव की एक समस्या खड़ी हो जाती है और इसी समस्या के समाधान को लेकर अधिकारियों की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया। गुरुग्राम के सिविल लाइंस स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में नगर निगम के सदन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने की। बैठक में गुरुग्राम के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए उन्हें पास किया गया। वहीं बैठक में निगम पार्षदों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों के प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे। बैठक में मेयर मधु आजाद ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस बार होने वाली बरसात में किसी भी सूरत में जल भराव नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो जो हमारी सीवरेज से लेकर है रिलेटेड, क्योंकि रेन सीजन हमारा आने वाला है। इससे रिलेटेड क्योंकि हमारे आदरणीय सीएम मनोहर खट्टर जी का और हमारे आदरणीय राव इंद्रजीत जी का स्पेशली कि भी अब की बार शहर में जल भराव ना हो, उससे पहले ही हम अपना काम करें। तो जीएमडी को भी आदेश दे दिए हैं और हमारे निगम को भी। तो इस चीज़ के लिए मैंने भी एक दौरा करा था बीच में और बात भी करी थी। तो सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि हमारे चल रही हैं, मगर यह है कि जैसे आज पार्षदों ने कहा कि अभी तक नहीं कोई काम हो रहा, तो आज स्ट्रिक्टली हमने ये ऑर्डर किए हैं कि ये सारा का सारा सफाई करी जाए जल्दी से जल्दी, या जिसको भी जो भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो मशीनों की है चाहे वो वर्करों की है, तो वो उपलब्ध कराए जाए। वहीं अगर इसके बावजूद कहीं पर भी जल भराव की समस्या आती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को सिफारिश भेजी जाएगी। जो बड़ा मुद्दा है मेरे वार्ड का वो है जो कॉलोनियाँ टेक ओवर की है एमसीजी ने,
5 कॉलोनियाँ हैं जो मेरे वार्ड में टेक ओवर हुई है, तो उनमें क्या है कि बिल्डर ने हाथ खींच लिए जैसे ही टेक ओवर हुआ है। तो कई बिल्डरों ने तो बड़ी बदमाशी की कि पंप भी उठा लिए। तो अभी हमने कमिश्नर साहब ने माधव टाउन में विज़िट किया था लास्ट वीक, और जॉइंट कमिश्नर सुमित कुमार जी ने पूरे सभी कॉलोनियाँ विज़िट कर ली हैं, एक्सियन को भी विज़िट करा दी गई है। तो अब एकदम से समस्या ये आ गई है कि जैसे ही मेंटेनेंस जो बिल्डर कर रहा था या आरडब्ल्यू कर रही थी, उन्होंने हाथ खींच लिया, तो सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, या रोड की तो चलो पहले से ही समस्या है, पानी की सप्लाई की भी दिक्कत आ रही है। इस दौरान नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे में खामियों को लेकर कहा कि पुराने डाटा और नए डाटा को मैच कर जो खामियां सामने आएंगी, उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जो कॉमन एजेंडा आया, एक तो जो याशी कंसल्टेंसी ने जो सर्वे किया है प्रॉपर्टीज़ का, उसमें लोगों की कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, और स्पेशली जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो प्लॉट एरिया से संबंधित हैं, क्योंकि उसमें ड्रोन सर्वे के बेस पे हुआ है। कई बार प्लॉट का डिवीज़न हो जाता है, या 4 दीवारी के साइज़ के मुताबिक कुछ भी कारण हो सकता है। तो उसमें हमने एक जनरल सोल्यूशन ये निकाला है कि इन वन को हम इसको करें। जो हमारा ओल्ड डाटा है 4,25,000 यूनिट्स का, और जो नया डाटा है लगभग डाटा हमारा इंटीग्रेट हो चुका है। बता दें, बैठक में विभिन्न स्थानों पर लगे साइन बोर्डों के बारे में निर्णय लिया गया कि सभी संयुक्त आयुक्त अपने अपने एरिया में सर्वे करवाएंगे। साथ ही जो साइन बोर्ड गलत लगे हुए हैं उन्हें हटाया जाएगा। शहर में जगह जगह लगने वाली विज्ञापन सामग्री के लिए जगह चिन्हित की जाएगी। बैठक में निगम आयुक्त ने सभी कार्यकारी अभियंताओं को निर्देश जारी किए हैं कि इसी हफ्ते में जल भराव वाली जगहों को चिन्हित कर वहां पर पर्याप्त मशीनरी लगा दी जाए। गुरुग्राम में ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर हर साल मानसून के सीजन में जल भराव की समस्या खड़ी हो जाती है। वहां पर मशीनों को पहले से ही रखा जाएगा ताकि जल भराव की समस्या से निपटा जाए। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सरकार द्वारा कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता के जरिए दी। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। ये अहम बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें करीब 31 एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक के संपन्न होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी कि बैठक में कई अहम मुद्दे रखे गए, जिसमें से वृद्धावस्था पेंशन अहम मुद्दा रहा, जिस पर चर्चा करने के बाद बैठक में ये फैसला लिया गया कि वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी और पेंशन के लिए अब दफ्तरों के भी चक्कर नहीं काटने होंगे। वृद्धावस्था पेंशन जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है, उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है, और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। वहीं हरियाणा में काफी समय से कुछ अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को ऑथराइज करने का मामला लटका पड़ा है। ऐसे में बैठक में सरकार ने इस पर भी फैसला लिया है, जिसके बाद अब अवैध कॉलोनियों को वैध करने का रास्ता साफ हो जाएगा। बहुत कंट्रोल करने के बाद भी बहुत सी ऐसी एरियाज हैं, एग्रीकल्चर लैंड को खरीदा और मकान बना लिए। हालांकि पिछले कुछ समय से हमने कई कानून बनाए हैं जिसमें उनको रोकने की कोशिश की गई है कि अब 7A जिसके कारण से अब रजिस्ट्री जो है छोटे प्लॉट की, रेजिडेंशियल की रजिस्ट्री नहीं हो सकती जब तक तो कॉलोनी जो ऑथराइज नहीं होगी। जब सब हरियाणा को देखते हैं तो हजारों कॉलोनी ऐसी बन गई हैं सब शहरों में जिनको आज तोड़ना संभव नहीं है, लेकिन उसके पैरामीटर तय किए हैं कि कम से कम इतनी सड़क गली होनी चाहिए, इतना वहाँ कुछ स्पेस खुला होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, कोई एक कम्युनिटी सेंटर होनी चाहिए। तो जिन चीज़ों पर कॉलोनी सारे इन पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतरते हैं उनको तुरंत करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी कि स्टार्टअप को लेकर भी नई पॉलिसी लाए हैं। 5000 स्टार्टअप हरियाणा में पहले ही हैं और हरियाणा ने स्टार्टअप पॉलिसी 2022 बनाई है। स्टार्टअप नीति देश भर में स्टार्टअप्स की
जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है, उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश, भारतवर्ष, वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। इसके अलावा बैठक में ई व्हीकल नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। एक पॉलिसी बहुत समय से तैयारी जिसकी चल रही थी, वो है ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है, वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है, वाहनों में डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूज़र भी इसके आने चाहिए। तो सबके लिए, और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है कि प्रोडक्शन में उनको क्या क्या सहायता दे सकते हैं, और जो लोग इसको खरीदेंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कारें, बसें, ट्रक जो खरीदेंगे, उनको भी प्रारंभिक मात्रा रखी गई है, निश्चित की है कि प्रारंभिक जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले जो भी अप्लाई करेंगे खरीदने के लिए और अपना पैसा जमा कराएंगे, उसके बाद उनको कुछ सहायता। प्रदेश में जनहित को देखते हुए भी हरियाणा कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसले किए गए हैं। चाहे वो बिजली कंपनियों के साथ पिछले दिनों से आ रही अड़चनों को दूर करने की बात हो, या फिर प्रदेश में ई व्हीकल पॉलिसी को लाए जाने की। गुरुग्राम पुलिस के हाथ 2 बड़ी वारदातों के मामले में कामयाबी लगी है। पुलिस ने सरपंच पर फायरिंग के साथ साथ डकैती की वारदात के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर दिखाया है। सरपंच पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा भी किया है। गुरुग्राम पुलिस को जांच करते हुए एक के बाद एक 2 मामलों में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पहली कामयाबी बाबूपुर गांव के सरपंच पर हुई फायरिंग के मामले में मिली है। दरअसल सरपंच पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल मुख्य आरोपी परमजीत ने बाबूपुर के सरपंच और उसके भतीजे पर फायरिंग की साजिश जेल के अंदर से रची थी। आधा दर्जन से ज्यादा शूटर को बाबूपुर के सरपंच पर फायरिंग के लिए भेजा था। बता दें, 26 फरवरी 2022 को आधा दर्जन से ज्यादा शूटर्स ने बाबूपुर के सरपंच पर जानलेवा हमला किया। फायरिंग के दौरान जैसे तैसे सरपंच बच निकले थे। 20/2/2022 को बाबूपुर के सरपंच के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसको गोलियां लगी थी, जिसके बाद घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, और उसके बाद हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने 7 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए हैं, और उसमें एक आरोपी परमजीत को हमने आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने डकैती के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल 18 अप्रैल को गुरुग्राम के सोहना रोड पर कैश कलेक्शन का काम करने वाले कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर डकैती की गई। हथियार के बल पर काले रंग की गाड़ी में सवार आरोपी करीब 1 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। यहाँ सुभाष चौक के पास से एक जो कैश वैन थी, उसके कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची झोंक के और हथियार के बल पे एक मोटी रकम की लूट की गई थी। 1 करोड़ के करीब पैसे लूटे गए थे, जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन सदर में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 40 ने उसमें शामिल 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया, और उससे संबंधित जो भी रिकवरीज थी वो हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें एक मुख्य आरोपी अभी बकाया था, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू है, जिसको कल हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जहां फायरिंग के मामले में मास्टरमाइंड आरोपी परमजीत पर हत्या के प्रयास और हत्या जैसे आरोपों में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं दूसरी ओर सोहना रोड पर हुई डकैती के मामले में
पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी अपने हिस्से के 10,50,000 रुपए लेकर फरार हो चुका था। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी बार बार अपनी लोकेशन भी बदलता था, लेकिन आखिर में पुलिस ने आरोपी को पकड़ ही लिया। जेल में सरपंच की हत्या की साजिश रची गई थी। गनीमत यह रही कि सरपंच इस हमले में बाल बाल बच गए। अब इस खुलासे के बाद से एक बात तो साफ है कि अपराधी जेल में किसी भी बड़ी वारदात की प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस के लिए अब ऐसे अपराधियों पर नजर बनाए रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। यमुनानगर जिले के सलेमपुर बांगर के ग्रामीण बिजली की समस्या से परेशान है। ट्रांसफार्मर खराब होने से गांव में 3 दिन से बिजली नहीं आ रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने जब एसडीओ साहब से इस मामले में बातचीत की तो उन्होंने ही इनके सामने कुछ शर्तें रख दी। भले ही सरकार 24 घंटे बिजली देने का दावा करती हो, लेकिन शायद बिजली निगम की मनमानी के चलते अब भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां लोग चिलचिलाती गर्मी में बिजली के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसा ही गांव है यमुनानगर के चिचरोली खंड का सलेमपुर बांगर। पिछले 3 दिनों से गांव का ट्रांसफार्मर खराब है। ग्रामीणों के आरोप है कि ट्रांसफार्मर की शिकायत करने पर भी ग्रामीणों के सामने शर्त रखी गई कि गांव में जिनके बिल पेंडिंग हैं, पहले उन बिलों को भरा जाए और फिर जगमग योजना के तहत बाहर लगने वाले मीटरों में कोई बाधा न डाली जाए। हमारा ट्रांसफार्मर 72 घंटे हो गया, अब तक गांव में लगा नहीं है जी। उसकी वजह से, दिक्कत की वजह से सारा गांव उठ के आया जिसके उस ट्रांसफार्मर पे कनेक्शन थे। पानी हमारे घर नहीं, बिजली हमारे घर नहीं, कुछ नहीं हमारे घर। तो अब तो हम ना सड़क पर जाना हमारी मजबूरी होगी शायद, अगर प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता। अधिकारी क्या कह रहे हैं जी? अधिकारी कहते हैं जी हमें कि आपके बिल रुके हैं, बस लारे पर लारे दे दीजिए, उनका बिल रुके हैं। मगा जी बिल रुके हैं, कोई बात नहीं, आप हम आपके साथ हैं और हम जिस भाई का रुक रहा उनसे कह देंगे कि हाँ भाई भर देगा। और अब तो किसान के पास असलियत में पैसे नहीं है, क्योंकि जीरी कटेगी उसके बाद ही पैसे होंगे किसान के पास। वहीं जब बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई तो वो कैमरे पर जवाब गोलमाल देते नजर आए। हालांकि उन्होंने कैमरे पर इतना जरूर कहा कि जिनके बिल बकाया हैं वो भरें और जगमग योजना में कोई बाधा न डालें। इनका कल ट्रांसफार्मर भी डैमेज हो गया था इनके एरिया का, तो उसका डैमेज होने का रीज़न भी यही रहा कि इन्होंने अपने गाँव के इनके मीटर अंदर हैं। हमारे पास 100 से ज़्यादा गाँव हैं इस सब डिवीजन में, तो सबके मीटर बाहर हैं। सिर्फ एक ही गाँव है ये सलीमपुर बांगर जिसके मीटर अंदर है। वो थोड़े किसानों का इनका डिस्प्यूट है, तो उसकी वजह से ये हो नहीं पा रहे। तो अब इनका ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया इनके गांव का, क्योंकि जो भी गतिविधियां ये करते हैं वहाँ पे, उसका जो भी रीज़न रहा तो उसकी वजह से इनका ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया। वो ट्रांसफार्मर बदलने के लिए मांग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने इनको यही 2 चीज़ें बताई हैं कि एक तो अपने जो बिल हैं, जो ट्रांसफार्मर जिसका जो कनेक्शन है वहाँ, उनके बिल जमा करें और साथ ही साथ हमें अपनी कंसेंट दें कि ये जो हम भी ट्रांसफार्मर जो भी हम जगमग योजना जो भी हम एग्जीक्यूट करेंगे इनके गांव में, तो उसमें कुछ बाधा ना डालेंगे। तो उसी की बातचीत चल रही है। बाकी हम जो बिल्स हैं वो निकाल रहे हैं इनको बता दिए गए हैं बिल जो इनके हैं, वही कह रहे हम भर देंगे तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन को 24 घंटे की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर बिजली की समस्या का समाधान नहीं होता तो वो रोड जाम करेंगे। अब देखना होगा प्रशासन ग्रामीणों की समस्या पर आखिर कब गौर करते हैं। पंचकुला में नगर निगम के अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नगर निगम के अधिकारियों ने कुछ अवैध मकानों को ढा दिया, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। एक तरफ तो प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरी के अंदर बने मकानों की रजिस्ट्री कर उनके मालिकों को मालिकाना हक सौंप रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से अपने आशियाने में रह रहे लोगों के मकानों को अवैध कब्जा बताकर गिराया जा रहा है। नगर निगम पंचकुला के वार्ड नंबर 20 के गांव जलोली में निगम अधिकारियों ने अवैध कब्जा बताकर कई गरीब आदमियों के आशियाने को पल भर में धराशायी कर दिया, जबकि इन मकानों की मालिकाना हक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 6 घर जी मकान तोड़े, तो कोर्ट में भी इसका कोई केस डाला गया था? डालियाबाजी कोर्ट में कर लो तरीका जी। तो तारीख से पहले ही निगम हाँ, तारीख से पहले ही निगम वाले ना उन्हें गरीब नहीं सोचा भी गरीब विधवा ये कहाँ जाएंगे। मेरे बच्चे सवेर के भूखे खड़े,
तहसीले में मेरी बहू थी 4 दिन की छोकरी और लियो बाहर खड़ी, बता कहाँ पढ़ाऊंगी जी मैं। वहीं जब मकानों को तोड़ा जा रहा था उस समय हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन व वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय बंसल भी मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों से पीड़ितों को 1 दिन की मोहलत देने की बात कही। फिलहाल जिन लोगों के मकानों पर पीला पंजा चला, अपने परिवार की चिंता सताने लगी है और वो मांग कर रहे हैं कि उनके पक्ष में प्रशासन कोई कदम उठाए। ये निगम की पैमाइश की हुई है, ये निगम की पैमाइश के अंदर ही जो जमीन आई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा पैमाइश की हुई है, उन्हीं को ही गिराया। इस तरह का यहाँ जगह नहीं है, लाल रोड से बाहर की जमीन और नगर निगम की बाउंड्री जो कम्युनिटी सेंटर के दायरे में आती है वो जमीन थी। इसलिए जो निगम जैसे जैसे उनके संज्ञान में आएगा कार्रवाई करेगा, उसका भी मार्केटिंग करवाएंगे। पैमाइश कराने के बाद रेवेन्यू वालों से जब जैसे निगम की लैंड निकलेगी उनको भी गिरा दिया जाएगा। फिलहाल मामला कोर्ट में है और कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा।